अस्सलामुअलैकुम। ये है दिल्ली के कांस्टेबल श्रद्धा प्रीति सिंह जो अपने हस्बैंड और बेटे को धोखा देकर नौजवान लड़कों के साथ होटल में मुलाकात करती है। इनके हस्बैंड को पहले से ही शक था, लेकिन हस्बैंड को प्रूफ भी चाहिए था। एक दिन हस्बैंड ने इनका पीछा किया और देखा कि ये जवान लड़कों से होटल के अंदर मिलती है अक्सर, और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से वीडियो को डिलीट कर दिया गया। तो अगर से हम बीवी को डिवोर्स देते हैं तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अगर बीवी ऐसी हरकत करती है, कोई डिवोर्स देता है, तब भी आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है वही लोग ऐसे हरकतों में पाए गए तो फिर इंसाफ कहाँ पर होगा। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। जरा सोचिए, एक हस्बैंड जो है अपनी पूरी जिंदगी कमा कर जो है बीवी को, बच्चों को पालता है, और जब उसे आखिर में धोखे का सामना करना पड़ता है तो कहाँ पर जाएगा। अब बीवी ऐसी हरकत करती हुई पाई गई, अगर वो बीवी को छोड़ भी देगा, डाइवोर्स भी दे देगा, तो भी बीवी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का हिस्सा। अगर वो डाइवोर्स नहीं भी देगा तो ऐसी परेशानियों के सामने और मेंटल हो जाएगा। खैर, ये वीडियो के अंदर ओरिजिनल ऑडियो के साथ हस्बैंड क्या बात कर रहा है, आइए सुनते हैं। और इस होटल से आ रही है इस बंदे के साथ, ये देखो ये रही। ओए क्या है, क्या है, घरवाली है मेरी है, क्या है? ये देखो ये लड़ रहा है मेरे पे, हाथ छोड़ रही है। ये रहा, ये बंदा ये रहा, और यहाँ होटल में आ रहे हैं। देखो जी, ये होटल में आ रहे हैं। ये रही, देखो कैसे मुंह छुपा रही है, मुंह छुपा रही है, और ये लड़ रहा है। ये देखो मुंह छुपा रही है। बुला भाई, तू चले जा, बीवी है मेरी, चले जा, तेरा नाम हो जाएगा। यहाँ रखी पुलिस में, सारे फील्डिंग है पूरी। ये रही, ये भाग रही है, होटल से आ रही है। मुनरिका में होटल में रुकी हुई है जी यहाँ पे, और आज रंगे हाथ पकड़ा हो तो भाग गया, और किसी और के साथ मरा रही है अपने पति को धक्का देके, ठीक है। और ये पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में, और ये कर रही है, ठीक है जी। तो आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है। इसी इलेक्शन के बीच एक मुस्लिम शख्स ने ये कह दिया है कि हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई है उनको गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलना चाहिए और पेट्रोल 1 लीटर 50 रुपये में मिलना चाहिए, और हमें इन चीज़ों के अंदर डिस्काउंट नहीं चाहिए। ये चीज़ों का डिस्काउंट अगर हिंदू भाइयों को भी मिल जाता है तब हम बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार होंगे। बीजेपी क्या इन बातों पर अमल करेगी? तो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों का ये चैलेंज है बीजेपी को, आइए सुनते हैं। हम तमाम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, हिंदुओं को 500 रुपए करके गैस दे दे, हिंदुओं को 50 रुपए करके पेट्रोल और डीजल दे दे, हम लोग को मत दे। हम लोग तो हैं ही उसके दुश्मन। बोले यही लोग के चलते जो है दाम ज्यादा हो रहा, तो आप हिंदुओं को दे दीजिए 400-500 रुपया करके गैस और 50 रुपया करके तेल दे दीजिए। हम लोग बिल्कुल जाके धपाधप बटन चाप देंगे मोदी जी। तो ये है राघव चड्ढा। इनके बारे में काफी दिनों से आप न्यूज तो सुन रहे होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी को पहले ही 4-5 महीने पहले ही पता लग गया था कि आम आदमी पार्टी से निकलने वाले। तभी ये भी कह दिया गया था कि आम आदमी पार्टी से निकलने के बाद ये सीधा बीजेपी के पास चले जाएंगे, यानी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। आम आदमी पार्टी के लोग इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और जो लोग इनको सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते थे और ये कहते थे कि एक दिन ये जरूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो लोग भी इन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिए। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। तो राघव चड्ढा का एक बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो है। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि जब कोई पॉलिटिशियन एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाता है तो वो ये हरगिज नहीं सोचता कि जो भी लोगों ने इसे सपोर्ट किया है वो लोग ये डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे कई पॉलिटिशियन को हमने देखा। एग्जाम्पल, असम का चीफ मिनिस्टर ही पहले कांग्रेस पार्टी में था, उसके बाद वो बीजेपी में चला गया, चीफ मिनिस्टर बन गया। ऐसे बड़े बड़े लीडर्स है। अगर किसी को ये लगता है कि पब्लिक इनके खिलाफ हो चुकी है, पब्लिक इनके खिलाफ एहतजाज कर रही है, इन्हें इसका कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, तो ये आपकी सोच गलत है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका ये जो फैसला था बीजेपी में जाने का, बहुत पहले डिसाइड कर लिए थे। किसी से ओपिनियन भी नहीं लिए थे। अब इनके जो करीबी जो लोग रहते हैं उनसे थोड़ा बहुत मशवरा कर लिए होंगे, लेकिन ये इनका पर्सनल फैसला है। अब आने वाले वक्त में बीजेपी पार्टी के अंदर इनको एक अच्छी पोजीशन भी मिल जाती है, समझो जैसे सिंधिया को मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, आज महाराजा की जिंदगी जी रहे, तो इनकी भी जिंदगी महाराजा जैसी बना देंगे बीजेपी वाले। तो बीजेपी पार्टी जो है वो भी जो पार्टी के मेंबर है उनके लिए एक अच्छी पार्टी साबित हो रही, लेकिन आवाम के लिए वो एक बुरी पार्टी है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया। और आगे भी बताऊंगा कि लोगों का क्या कहना है, मुल्क के क्या हालत है। लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग ये बोल रहे कि इनका एक रिकॉर्ड बनाया गया इंस्टाग्राम के अंदर, ज़्यादा लोग अनफॉलो कर दिए 24 घंटे के अंदर। तो इस चीज़ को भी छुपाने के वास्ते इन्हों फेक फॉलोअर्स का इस्तेमाल कर रहे। अब जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, राघव चड्ढा 12.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। इससे पहले 2 मिलियन ज़्यादा थे। और लेकिन आप इनके नए फॉलोअर्स के बारे में गौर करेंगे, यानी जो नए फॉलोअर्स हैं इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे तो पूरों के तकरीबन प्रोफाइल जो है न्यू आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हॉट गर्ल सोमागति,
रैंडम प्रोफाइल देख लो आप, नाम अलग है, मौर्या है और नीचे अंजलि लिखा हुआ है और ये भी न्यू है। ज्यादातर प्रोफाइल पूरे के पूरे न्यू ही बता रहा है। ये बॉट अकाउंट है, ये अकाउंट कुछ दिन ही रहते हैं, उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। लेकिन राघव चड्ढा को ये बताना है अभी भी कि ज्यादातर लोग मेरे फॉलोअर्स ही है। अब फेक अकाउंट वाले भी इतने आदी बन गए कि नामा तक सही नहीं लिख सकते। तो तेलंगाना के अवाम को केसीआर अन्ना की याद तो जरूर आ रही। बीआरएस पार्टी जब सत्ता में थी, अगर कोई भी परेशानी आती थी तो इमीडिएटली ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को तसल्ली देते थे। जैसे बीआरएस के दौर के अंदर तूफानी बारिशां पड़े थे, कई घर डूब गए थे तो उन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दिए जो घरों को नुकसान हुआ। मतलब कुछ भी होता था तो इमीडिएटली लोगों को उसके बारे में डिटेल्स देते थे, उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे क्यों हो रहा। अब कल से अपन देख रहे पेट्रोल पंप पे लोग बेफजूल के लाइना लगा के बोल रहे कि पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो जा रहा। बल्कि अब एक पेट्रोल पंप पे जो डेली उन्हें जितना यूज करता है पेट्रोल, उससे ज्यादा लोग आ गए तो जाहिर सी बात है खत्म हो जाता है पेट्रोल। लेकिन जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है उनका इस पर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसकी वजह से कल रात में जो भीड़ थी उससे ज्यादा आज सुबह में डबल हो जाती पेट्रोल पंपों पे लाइना। तो ये फर्क है समझो दो पार्टियों में। तो हैदराबाद की सियासत में एक और नया मोड़ आ गया है, जहां भारतीय राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव, जिनको लोग केसीआर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पार्टी के तमाम कमेटी को दोबारा से तैयार करने का बड़ा फैसला लिया है। केसीआर ने अपनी पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ तेलंगाना भवन में एक मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया कि स्टेट कमेटी के अलावा तमाम कमेटीज को तुरंत खत्म कर दिया जाए और उनको नए तरीके से दोबारा तश्कील दिया जाए। इस जिम्मेदारी को इन्होंने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव यानी केटीआर के हवाले किया है। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब सिर्फ 2 दिन पहले केसीआर की बेटी और साबिक एमएलसी कविता ने अपनी नई सियासी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना एसोसिएशन के नाम से लॉन्च किया। इस नए सियासी कदम के बाद बीआरएस के अंदर हलचल तेज हो गई है और केसीआर ने तुरंत पार्टी को मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला लिया है। इन्होंने कहा है कि नए कमेटीज को सिर्फ बनाया ही नहीं जाएगा बल्कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि आने वाले दिनों में पार्टी किस डायरेक्शन में चलेगी और कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगी ये सब क्लियर हो सके। मीटिंग के दौरान केसीआर ने लोकसभा की सियासत पर भी खुलकर बात की। इन्होंने कहा कि अगर उस वक्त बीआरएस के एमपी लोकसभा में मौजूद होते तो बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बिफुरकेशन पर तनकीद की और उसको इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से कंपेयर किया तो बीआरएस के एमपीज लोकसभा को एक जंग का मैदान बना देते। केसीआर ने अपनी बात को मजबूत करते हुए कहा कि इनकी पार्टी हमेशा तेलंगाना के हक के लिए लड़ती रहेगी और ऐसे बयानात को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस तरीके से तेजस्वी सूर्या ने बयान दिया है। तो हाल ही में अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को हेल कहा था यानी जहन्नुम कहा था चाइना और इंडिया दोनों को। इसके ऊपर अभी तक इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पब्लिक ने इन बयान को सुना है वो खामोश नहीं बैठेंगे। एक संत है, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जहन्नुम क्यों कहा, इसका एग्जाम्पल भी ये बता रहे हैं। अभी लोग गुस्सा हुए कि आपने इंडिया को नरक बोल दिया, तो बेटा रेपिस्ट तुम्हारे बेल पे, सिविक सेंस तुम्हारी जीरो, हवा जहर, पानी जहर, गैस चेम्बर, पानी में यूरेनियम की मिलावट, खाना तुम्हारा नकली, पनीर नकली, दूध नकली और दुनिया भर की मिलावट। यमुना तुम्हारी मर चुकी, इट्स अ डेड रिवर। जितना कचरा तुम यमुना में डालते हो गंगा भी एक दिन डेड हो जाएगी, ऑलरेडी डेड ही है ऑलमोस्ट। जब आप इंडिया गेट के पास के छोटे छोटे सरोवरों का पानी साफ नहीं करा पा रहे हो, जहाँ पे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन से लेकर के सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो आपसे देश को साफ करने की उम्मीद कोई कैसे कर सकता? तो देखो भाई, धूपकाले का मौसम भी इतना खतरनाक है कि हर कोई शख्स ये सोचता है कि मेरे घर के आजू बाजू जो तालाब है वहाँ पर जा करते रहो। अब तालाबों का पानी भी इतना गंदा है कि अपन तालाबों के अंदर भी नहीं तैर सकते। अब जो कोई भी रहो, चाहे वो संती रहो, कोई थोड़ी बहुत हकीकत की बात बता दे रहा तो सोशल मीडिया पे अनभक्त उसके पीछे पड़ जा रहे, समझो ऐसा कैसा बोल सकता बोल के। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के खौफ और डर से रोने वाला शख्स जहन्नुम में नहीं जा सकता जब तक कि दूध धन में वापस ना पहुंच जाए और अल्लाह के राह का गर्दो गुबार और जहन्नुम का धुआं दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। तिरमिज़ी 2311। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।